नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जूही सक्सेना। आप सभी का स्वागत है संजीवनी में। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निवास होता है। अगर आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, तो आपका मन भी स्वस्थ और तरोताजा रहता है। लेकिन समय समय पर होने वाली बीमारियां हमारे तन और मन दोनों को नुकसान पहुंचाती हैं। जब तक हमें इन बीमारियों का पता चलता है, तब तक ये बड़ी बीमारी का रूप ले लेती है। इसीलिए हमें जरूरत है पहले से अलर्ट रहने की, ताकि इन बीमारियों से बचा जा सके। अगर आप भी अपने आप को फिट और हेल्दी रखना चाहते हैं, तो हर रोज संजीवनी देखना ना भूलें। रोज की तरह आज भी संजीवनी में हमारे साथ मौजूद है विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान जी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। बहुत खुशी होती है उन बुजुर्गों को देखकर जो समाज में एक्टिव रहते हैं, लेकिन वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बुढ़ापे को सिर्फ और सिर्फ बोझ मानते हैं और दिन ढलने का इंतजार करते हैं। संजीवनी के आज की कड़ी में उन बुजुर्गों की हम बात करेंगे जो अकेले रहते हैं और जिनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं होता है। उम्र बढ़ना या ओल्ड एज की तरफ जाना अपने आप में चुनौती भरा हो सकता है, लेकिन इस चुनौती को कैसे संभावनाओं में ढाला जा सकता है और कैसे इस बढ़ती उम्र का आनंद लिया जा सकता है, आज डॉक्टर चौहान से इसी बारे में हम बात करेंगे। साथ ही संजीवनी टिप्स में जानेंगे हानिकारक है मैदे का सेवन, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कौन सी बीमारियां सर्दी के मौसम में घातक हैं। अकेलापन, एंजाइटी, जॉइंट पेन, टेंशन और डिप्रेशन। अब ढलती उम्र में नहीं सताएंगी ये बीमारियां। अगर उम्र बढ़ने या एजिंग प्रोसेस की अगर हम बात करें, किस तरह उम्र बढ़ती है या उम्र बढ़ना ही क्या बुढ़ापा कहलाता है? डॉक्टर साहब, क्या है ये एजिंग? जी देखिए, जो एजिंग है या हमारी जो शरीर का एक, हम कहें कि वो जो वृद्धावस्था कोई तरफ जाता है, जिसको कि हम वृद्धावस्था या बुढ़ापा कहते हैं, वो एक शरीर का एक नेचुरल प्रोसेस है। तो ऐसी कोई नेगेटिव चीज नहीं है, बुरी चीज नहीं है। शरीर है, बच्चा पैदा होता है, बच्चा पैदा होने के बाद वो जवान होता है, उसके बाद उसकी वृद्धावस्था में पहुंचता है। तो ये शरीर का एक नॉर्मल प्रोसेस है, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर नए धातु बनते हैं, पुरानी सेल्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय होती रहती हैं, ऐसा प्रोसेस है। और जब हम 50-60 को क्रॉस करते हैं, उस समय क्या होता है कि निर्माण थोड़ा कम हो जाता है, क्वालिटी भी उसकी कम होती है और डैमेज ज़्यादा होने लगता है। तो उस स्थिति को हम ओल्ड एज या बुढ़ापा बोलते हैं, जब हमारी जो सेल्स या टिश्यूज का निर्माण कम होता है और डिस्ट्रक्शन ज़्यादा होने लगता है। सिंपल भाषा है, जब हम युवा होते हैं, जब हम जवान हो रहे होते हैं बचपन से, तो तब क्या होता है, हमारी टिश्यूज, हमारी धातुज, उसकी जो है मात्रा ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, डिस्ट्रक्शन कम होता है, तो हम उस समय जवान दिखते हैं, हर चीज़ बड़ी अच्छी नई तरोताज़ा दिखती है। लेकिन जैसे जैसे हम ओल्ड एज में जाते हैं, तो ये प्रोसेस थोड़ा स्लो होने लगता है, जिसके कारण हमारा शरीर भी वृद्ध होने लगता है, हमारी त्वचा में भी एक तरह का चेंज दिखने लगता है। तो ये एक एजिंग प्रोसेस है। बड़े सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाया। नेचुरल चीज़ है, कोई अननेचुरल नहीं है, इसको रोक नहीं सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली कुछ चीज़ें आज आपको बताने वाले हैं कि इसको कैसे बेहतर बना सकते हैं, किस प्रकार से आप ओल्ड एज में भी स्वस्थ रह सकते हैं और सुखी रह सकते हैं। ये जरूर आप कर सकते हैं। आयुर्वेद में ओल्ड एज की बात की जाए तो बुढ़ापे को लेकर डॉक्टर साहब आयुर्वेद में क्या कहा गया है? देखिए, बुढ़ापा जो होता है वो एक हमारे, जैसे मैंने कहा कि हमारे पूरे प्रोसेस, जो हमारी पूरी एज है, उसकी एक अवस्था है। जैसे आयुर्वेद में लिखा है कि बाल्यावस्था होती है, फिर युवावस्था आती है, उसके बाद प्रौढ़ावस्था होती है, फिर वृद्धावस्था आती है। तो इस प्रकार से अलग अलग स्टेजेस आयुर्वेद में वर्णित हैं और उसको अच्छी तरह से डिस्क्राइब किया गया, क्योंकि हर अवस्था में हमें ये मालूम होना चाहिए कि हमारे जो है इंटरनल जो ऑर्गन्स हैं, हमारे जो सिस्टम्स हैं, उनकी क्या स्थिति है, कितना हमें उनको जो है, कितना उनको भोजन देना है, किस तरह से हम उनकी देखरेख करें। तो ये आयुर्वेद में बहुत अच्छी तरह से वर्णित है। इसीलिए आयुर्वेद में एक विशेष जो है एक ब्रांच है, जिसको हम रसायन शास्त्र बोलते हैं। उसमें लिखा है यज्जरा व्याधि नाशनम तद रसायनम, यानी कि जो ओल्ड एज और बीमारी को दूर रखे वो रसायन है। तो ऐसे बहुत सारे फॉर्मुलेशंस हैं, ऐसे बहुत सारी जो औषधियां हैं आयुर्वेद में, जो कि आप
सेवन कर सकते हैं, अपने आप को जमा बना के रख सकते हैं आप, और आप जो है बीमारियों से भी दूर रख सकते हैं। जरूरी नहीं है जब आप बीमार होंगे तभी आप आयुर्वेद में आएंगे। विशेष तौर पर जीवा में हमने एक स्पेसिफिक इस तरह का जो है काम किया है कि रिजुविनेटिव क्या क्या चीजें हैं, इस पर काफी रिसर्च हमारी है। कौन कौन सी जो ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो रिजुविनेट करते हैं, यानी कि किस तरह से आपके सेल्स का जो प्रोडक्शन है, टिश्यूज का, धातुओं का निर्माण है, उसको कैसे वो अच्छा बना सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि आप बीमार हो तभी आप आयुर्वेद में आए। यदि आप बिल्कुल स्वस्थ हैं और आप अपने ओल्ड एज में स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आपको आयुर्वेद में जरूर आना चाहिए। और बहुत सारे हमारी टेबलेट्स हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनका सेवन आप अभी से शुरू कर सकते हैं। वेट नहीं करना है कि जब बुढ़ापा आएगा तब करेंगे, अभी से। जो लोग युवा अवस्था से ही अपनी देखरेख शुरू करते हैं वो ओल्ड एज में स्वस्थ रह सकते हैं। वृद्धावस्था में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं तो होती ही हैं, लेकिन डॉक्टर साहब उसके अलावा और कौन कौन सी समस्याएं होती हैं और वो कितनी घातक हो सकती हैं? देखिए, मेनली जो स्वास्थ्य संबंधी तो होती है, लेकिन उसके अलावा जो मेन प्रॉब्लम्स होती हैं, एक तो हमारा जो इम्यूनिटी पावर है, ओजस जिसको बोलते हैं, शक्ति जिसको हम बोलते हैं, बॉडी वो कमजोर होती है। तो उसके कारण बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। चलने फिरने में प्रॉब्लम आती है, आपको रोजमर्रा का काम करने में प्रॉब्लम आती है। शुक्र धातु कम हो जाता है आपका, जो कि एक मेन हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट धातु है, उसकी वजह से भी कई प्रकार की कमजोरियां शरीर में आती हैं। और इसके अलावा जो मेन प्रॉब्लम है ओल्ड एज में, वो इमोशनल लेवल की प्रॉब्लम्स जो है। इमोशनल लेवल पर कई तरह की जो है समस्याएं आती हैं। ब्रेन के लेवल पर आपने देखा होगा कि ओल्ड एज में मेमोरी का जो है कम होना, या अल्जाइमर्स जैसी बीमारियां हैं, डीजनरेशन ऑफ ब्रेन, उसमें कई बारी जो है ब्रेन के अंदर कुछ हिस्से ऐसे हैं जो बिल्कुल जो है वो सूख जाते हैं, ऐसा समझ लीजिए कि वो सूख जाते हैं। तो उसके कारण हमारी जो इंद्रियां हैं, विशेष रूप से हमारी आँख है या हमारे जो और जो बॉडी के जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं वो थोड़े वीक होने लगते हैं। कान से थोड़ा कम सुनाई देना शुरू हो जाता है, आँख से कम देखना शुरू हो जाता है, खाने पीने का पाचन शक्ति हमारी वीक हो जाती है। तो ये चीजें भी अदर देन जो बीमारियां हैं, बीमारियां तो बहुत हैं, जोड़ों का दर्द है, ये है, फलाना है, लेकिन इसके अलावा ये कुछ अलग चीजें हैं जो नेचुरली होती हैं। और इनको समझना इसलिए जरूरी है कि यदि हमें इनसे बचना है या इनको थोड़ा सा जो है कंट्रोल करना है, तो हमें मालूम होना चाहिए कि क्या क्या चीजें ओल्ड एज में हमारी खराब होने वाली हैं और किस तरह से हम उनको स्वस्थ रख सकते हैं। बुढ़ापे में 60-65 की उम्र में हेल्थ को लेकर ज्यादा समस्याएं तो होती ही हैं, या फिर वो कहे कि इस बात को लेकर अब हम रिटायर हो गए हैं, समाज में हमारी उपयोगिता कम हो गई है। डॉक्टर साहब, इस तरह की बातें भी हमेशा बुजुर्गों के दिमाग में चलती रहती हैं। तो सबसे ज्यादा ऐसी कौन सी बात है जो उन्हें परेशान करती है? देखिए, मैंने देखा है कि जैसा आपने कहा कि रिटायरमेंट के बाद जो है या उस एज में जाकर के लोगों को सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम होती है वो एक लोनलीनेस होता है। जैसे जब आदमी काम कर रहा होता है तो उसके आसपास लोग होते हैं, इर्द गिर्द उसके कोलीग्स होते हैं, तो माइंड भी बिजी रहता है। और रिटायरमेंट के बाद ये भी देखा है मैंने कि बहुत सारे लोगों को बहुत ज्यादा एंग्जाइटी, डिप्रेशन या चिंता होने लगती है। जो चिंता पहले कभी नहीं होती थी, अब चिंता होने लगती है। अपने बारे में चिंता, बच्चों के बारे में चिंता और दूसरे चीजों के बारे में, क्योंकि दिमाग जब खाली रहता है, यानी कि कुछ विशेष काम करने को नहीं है, तो कुछ ना कुछ उसमें विचार आते हैं। और ज्यादातर मैंने देखा है नेगेटिव विचार आने शुरू हो जाते हैं। तो एक तो ये, कुछ लोगों को ये भी देखा है कि वो बड़े ऑफिसर रहे हैं या बड़े अधिकारी अच्छे पोस्ट पर थे, अचानक से जो है उनका रिटायरमेंट हो गया। तो जब पोस्ट पर थे तो बहुत सारे लोग उनको नमस्ते करते थे, उनसे प्रणाम करते थे, और जैसे ही रिटायर हुए तो उनकी वैल्यू उतनी कम होगी। तो वो भी एक अंदर उनको बड़ी चीज खलती है। और मैंने देखा है कि कई लोग रिटायरमेंट के बाद बिल्कुल वो एक तरह से अपने आप को संकुचित करके अंदर ही चले जाते हैं, किससे बात नहीं करते। बहुत ज्यादा मेंटल प्रॉब्लम्स उनको होती है। ऑफ कोर्स फिजिकल लेवल की प्रॉब्लम्स हैं, जोड़ों का दर्द है, कॉन्स्टिपेशन है, या फिर नींद नहीं आना है, मेमोरी की या हमारी स्मरण शक्ति थोड़ी कमजोर होने लगती है, ये तो प्रॉब्लम्स हैं ही। लेकिन इसके अलावा ये जो दूसरी प्रॉब्लम्स हैं ये भी बहुत ज्यादा लोगों को दुखी करती हैं। लेकिन मैं आपको आज बड़ी अच्छी बातें बता रहा हूँ और आपको ये खुशखबरी दे रहा हूँ कि आप किसी भी कैटेगरी में आते हैं, रिटायर्ड हैं या आप काम कभी करते नहीं थे, घर में ही रहते हैं, अकेले रहते हैं, फैमिली के साथ रहते हैं, इमोशनल प्रॉब्लम है, मेंटल प्रॉब्लम है, फिजिकल प्रॉब्लम है, या जनरल नेचुरल एजिंग की प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम है, हम आपके साथ हैं। हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनका आप सेवन कर सकते हैं और अपने ओल्ड एज को बहुत अच्छी तरह से एंजॉय कर सकते हैं।
जो लोग ढलती उम्र में एक्टिव होते हैं या प्रिपेयर रहते हैं उनको परेशानी कम होती है, लेकिन उन लोगों को डॉक्टर साहब आप क्या कहना चाहते हैं जो अपने बुढ़ापे को लेकर बिल्कुल भी एक्टिव भी नहीं होते हैं और प्रिपेयर भी नहीं होते हैं? देखिए, प्रिपरेशन डेफिनेटली करनी चाहिए, हर चीज की प्रिपरेशन करनी चाहिए। ये जो हमारा शरीर है, हमारा जो हेल्थ का इशू है, इसमें भी हमें बहुत दूरदर्शी होना पड़ता है, देखना पड़ता है कि आगे क्या होने वाला है, कौन सा मौसम आ रहा है, मेरी एज कितनी है। तो मैं तो ये कहूँगा कि 40 की एज के बाद तो डेफिनेटली हर व्यक्ति को थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि हमारी अग्नि जो है वो मंद होने लगती है, हमारी शक्तियाँ कमजोर होने लगती हैं या थोड़ी सी स्लो डाउन होने लगती हैं। तो उसका हमें ध्यान रखना है, उसके लिए हमें अपना खान पान चेंज करना है, हर चीज़ को टाइमली हम जो है फॉलो करें। इसके अतिरिक्त जो है नियमित व्यायाम बहुत जरूरी है, रेगुलर एक्सरसाइज करना या तेल की मालिश करना, हम जो बार बार आपको बताते हैं। समय समय पर थोड़े कुछ आयुर्वेदिक टॉनिक्स, आयुर्वेदिक रसायनों का सेवन करना। रसायन ओल्ड एज के लिए नहीं, अभी भी चालू कर सकते हैं आप। अगर 20 साल के हैं तो अभी भी, आप 5 साल के बच्चे हैं तो भी हम च्यवनप्राश बताते हैं आपको खाने के लिए। तो रसायन तो किसी भी उम्र में लिया जा सकता है। रसायन का पर्पज होता है कि आपकी ओजस को बढ़ाए, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाए, आपके शरीर को, आपके धातुओं को पुष्ट करे। तो ये मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि अगर आपको अच्छी तरह से जो है हेल्थ रखनी है तो डेफिनेटली प्रिपेयर भी करना चाहिए। समय समय पर डिटॉक्स जरूरी है, बॉडी की सफाई करना, क्लीनिंग करना। पंचकर्म चिकित्सा के लिए जरूर आ जाया करो, कभी कभार 10 दिन 15 दिन निकाल के, हफ्ता भर भी मिले तो भी आ जाइए हमारे पास। आपको बढ़िया अच्छी तरह से हम अच्छे एटमॉस्फेयर में रखते हैं, सारा कुछ आपको अच्छी तरह समझाते हैं और आपकी बॉडी को क्लीन भी करते हैं। आपका स्वास्थ्य अधिक समय तक बना रहे, इसके लिए खान पान और जीवन शैली में आपको किस तरह का बदलाव करना चाहिए, जान लेते हैं डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, जीवन शैली में हमें किस तरह का बदलाव करना चाहिए? देखिए, मेन एक ही चीज का ध्यान रखिए कि रेगुलराइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम से सब कुछ आप करेंगे तो हमारा सिस्टम उससे प्रसन्न रहता है, टाइम उससे प्रसन्न रहता है। टाइम सोने का आपका एक फिक्स होना चाहिए, उठने का टाइम फिक्स होना चाहिए, ब्रेकफास्ट का टाइम, लंच का टाइम, इनको कोशिश करिए कि एक ही समय फिक्स कर दीजिए उसके लिए। दूसरा, इसके साथ साथ जो है, जो कुछ चीजें जो हमारे बॉडी को डैमेज करती हैं, रात को देर तक जगना, हर समय मोबाइल पर लगे रहना, रात को भी उठ करके जो है 2 बजे आँख खुली तो व्हाट्सएप चेक करना, माइंड को डिस्टर्ब मत करिए। कुछ नियम बनाइए कि मुझे इस टाइम ये चेक करना है, इस टाइम मुझे ईमेल चेक करनी है, इतने बजे मुझे ये करना है। उसी तरह से आप जब अपने आप को ऑर्गेनाइज करके रखते हैं और साथ में ऐसी चीजों का आप अपने जीवन को बिल्कुल त्याग दें जो आपकी बॉडी को नष्ट करती हैं, जैसे अल्कोहल का सेवन लोग करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, गुटखा खाते हैं, या फिर जो है हम ऐसे भोजनों का आजकल सेवन करने लगे हैं जिसमें कुछ न्यूट्रिशन नाम की चीज ही नहीं, जिसको जंक फूड हम बोलते हैं। आजकल जो है जंक फूड बड़ा पॉपुलर हो गया। अब तो बहुत सारे जो है हम देखते हैं कि जो सो कॉल्ड हम कहते हैं भाई ये आयुर्वेदिक है, उसमें भी बहुत सारी चीजें ऐसी आ गई हैं। तो हमें देखना है कि फ्रेश अगर मिल जाए भोजन, ताजा भोजन मिले, घर का बना हुआ मिले, तो उसका हमें ज्यादा से ज्यादा सेवन करना चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर में जब तक हमारे धातु जो है मजबूत रहेंगे, पुष्ट रहेंगे, हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा। तो चलिए, डॉक्टर साहब ने आपको ये तो बता दिया है कि जीवन शैली में आपको किस तरह का बदलाव करना चाहिए। अब डॉक्टर साहब से जान लेते हैं कि आहार में क्या लें ताकि बुढ़ापे में ऊर्जा हमेशा बनी रहे डॉक्टर साहब, और कमजोरी हमें कभी ना आए। देखिए, आहार में 2-3 चीजें हैं जिनको आपको समझना है। डेफिनेटली खाना सुपाच्य होना चाहिए, आराम से पच जाए, पौष्टिक होना चाहिए। चीनी थोड़ी जो है कंट्रोल करके खानी चाहिए। चीनी बहुत खाते हैं लोग, तो उससे बड़ी बीमारियां भी आती हैं, क्योंकि वो बॉडी को कई लेवल पर जाकर के वो नुकसान पहुंचाती है। नमक भी थोड़ा सा कम खाना चाहिए, नमक खाने से भी ब्लड प्रेशर या कई प्रॉब्लम्स आती है शरीर में, उसको थोड़ा कंट्रोल करना है। ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा मिल्क प्रोडक्ट्स, बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ें, फ्रिज की ठंडी चीज़ें, कोल्ड वाटर, चिल्ड वाटर, आइसक्रीम, इनका सेवन भी बहुत अच्छा नहीं माना जाता है हेल्थ की दृष्टि से। और इसके साथ साथ ये भी आप थोड़ा सा समझ लें कि जो खाना आप खाते हैं उसको खाने का तरीका आपको मालूम होना चाहिए, विरुद्ध आहार ना हो, एक दूसरे से मिश्रण ना हो, कब खाना है, फ्रूट्स कब खाने हैं, और जो है अन्न कब खाना चाहिए, ये सब चीजें हमारे यहाँ आपको इजीली इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको इजीली मिलते हैं। हमारी वेबसाइट पर आप जाके पढ़ सकते हैं, फेसबुक पर अगर आप फॉलो करेंगे तो बहुत सारी चीजें हम रोज ऑलमोस्ट कुछ ना कुछ पोस्ट करते हैं आपके ज्ञानवर्धन के लिए, ताकि आप इन चीजों को समझ करके और अपने जीवन में पालन कर सकें और अपने आप को स्वस्थ बना सकें। अमूमन 60 की उम्र के बाद डाइजेशन से जुड़ी समस्याएं देखने को मिलती हैं। डॉक्टर साहब,
कब्ज से बढ़ने के लिए बुढ़ापे में हमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? देखिए, ओल्ड एज में जो कब्ज होती है तो आम तौर पर उसका जो मेन कारण है वो है कि हमारी आंतों के अंदर खुश्की बढ़ जाना, वात का प्रकोप होता है तो ड्राइनेस हो जाती है। तो एक तो लुब्रिकेशन, सिंपल सी चीज है, बाहर से भी करें, नाभि पर तेल लगाएं, नाभि पर घी लगाएं, लोअर एब्डोमेन में तेल से मालिश करें, गर्म पानी में तौलिया निचोड़ के उससे सिकाई करें, और इंटरनल भी थोड़ी लुब्रिकेशन होनी चाहिए। गरम गरम दूध लें, थोड़ा सा उसमें देसी घी डाल के ले सकते हैं, या सब्जी, सूप, ऐसी चीज़ों का सेवन करें जिसमें लिक्विड ज़्यादा हो। खाना खाने के समय गर्म पानी का सेवन करें। त्रिफला ले सकते हैं, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, त्रिफला लेना चाहिए। 1 चम्मच त्रिफला रात को सोते समय लें, पेट साफ रहेगा उससे। और इसके अतिरिक्त जो है भोजन में फाइबर की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए। जितना फाइबर ज़्यादा होगा पेट आपका साफ रहेगा। अगर आप भी हेल्थ से जुड़ी अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं तो आप हमारे सेहत के नंबर 0129404040 पर फोन करके जल्द से जल्द अपनी कॉल रजिस्टर करवा सकते हैं। तो उसके बाद डॉक्टर चौहान के पैनल के डॉक्टर आपको खुद फोन करके आपकी सेहत से जुड़ी समस्याओं को सुलझाएंगे। फिलहाल यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। अब बारी आती है संजीवनी टिप्स की, जिसमें हम डॉक्टर साहब से जानने वाले हैं कि हानिकारक क्यों है मैदे का सेवन। डॉक्टर साहब, मैदा तो आजकल हर कोई खाता है, लेकिन ये कितना हानिकारक हो सकता है? देखिए, मैदा जो है वो एक तरह से रिफाइंड फ्लावर है, यानी जब हम गेहूं को पीसते हैं फिर उसको और जो है रिफाइन करते हैं तो एक तरह से प्रोसेसिंग उसकी हो जाती है। रिफाइन करने से जो उसका फाइबर का जो अंश है वो बाहर निकल जाता है और चिकना ज्यादा हो जाता है, वो स्टिकी हो जाता है। तो हम आयुर्वेद में कहते हैं कि मैदा जो है वो थोड़ा सा पचाने में डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट है। और जब पचेगा नहीं तो आम बनाएगा, और आम बनेगा तो अनेक प्रकार के रोग आपके शरीर में होते हैं, ये तो आप सभी जानते हैं। दूसरा जो है, मैदा ज्यादा खाने से, मैदे की ब्रेड हो या मैदे का और बहुत सारा सामान मिलता है आजकल, ये चीजें खाने से हमारे बॉडी के अंदर ओबेसिटी बढ़ती है। अगेन बिकॉज डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट है, ब्लॉक करता है, ब्लॉकेज करता है, ओबेसिटी बढ़ती है, डायबिटीज होने के चांसेस इससे रहते हैं। इसके अतिरिक्त बॉडी के अंदर थोड़ा सा लिथार्जी और सुस्ती पैदा करता है। पेट के जो रोग होते हैं आपने सुने होंगे, जैसे कि कोलन में, यानी कि आपकी बड़ी आंत में कोई सूजन आ जाती है, इन्फेक्शन आ जाता है, कोलाइटिस उसको कहते हैं, आगे चल के अल्सरेटिव कोलाइटिस टाइप की बीमारियां, ये जो है मैदा खाने से आपके शरीर में हो सकती हैं। इसलिए आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो आप चपाती खाएं या कोई और चीज जो बनाएं तो होल व्हीट यानी कि पूरा कंप्लीट आप उसको लें, जिसमें कि उसका जो हस्क भी है, उसके अंदर जो फाइबर है वो भी, उसको फेंके ना, उसको पूरा यूज करने से आपका जो है पेट भी अच्छा रहेगा और आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। डॉक्टर साहब, इतनी सारी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी।